सास बड़ी बहू की जातियों की सजा छोटी बहू को दे रही थी। फिर कुछ ऐसा हुआ। रसोई घर के बर्तनों की खड़खड़ाहट के बीच रति देवी की तीखी नज़रों से कुछ नहीं छुपता था। जैसे ही उनकी छोटी बहू रिंकी ने फ्रिज खोला, रति देवी हॉल से ही चिल्लाई, रिंकी, दूध का पैकेट खोल रही है, देख लेना, उसमें से आधा अलग रख देना, कल की तरह पूरा ख़त्म मत कर देना। आजकल महंगाई आसमान छू रही है और तुम लोगों को तो बस उड़ाना आता है। रिंकी का हाथ एक पल के लिए ठिठक गया। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और फिर धीमी आवाज़ में बोली, जी माँ जी, खीर बनानी थी, आज रविवार है, अंकुर को पसंद है। हाँ हाँ, सब नखरे अंकुर के ही हैं, ये तुम्हारी जीभ के, जब देखो तब पकवान। अरे, सादा खाना खाकर गुजारा नहीं होता क्या? रति देवी बड़बड़ाते हुए अपनी कमर में खोसा हुआ चाबियों का गुच्छा टटोलने लगी। वो चाबियों का गुच्छा रति देवी के शरीर का एक हिस्सा बन चुका था। सोते जागते नहाते ये गुच्छा हमेशा उनके पास रहता। रिंकी पिछले 2 सालों से इस घर की बहू थी, लेकिन आज तक उसे अलमारी तो छोड़िए, राशन के डिब्बे की चाबी तक नहीं मिली थी। हर सुबह रति देवी खुद नाप तौल कर दाल, चावल और चीनी निकालती, जैसे रिंकी कोई बहू नहीं बल्कि चोर हो। रिंकी जानती थी कि इस अविश्वास और कड़वाहट की जड़ वो नहीं थी, इसकी जड़ थी काया, रति देवी की बड़ी बहू। 5 साल पहले काया ने इस घर में कोहराम मचाया था। वो मीठी बातें करके आई थी और एक दिन मौका पाकर रति देवी के पुश्तैनी गहने और अंकुर के बड़े भाई यानी अपने पति को लेकर अलग हो गई थी। जाते जाते उसने न केवल घर का बंटवारा किया था, बल्कि रति देवी के मन के टुकड़े भी कर दिए थे। उस दिन के बाद से रति देवी का विश्वास दुनिया से उठ गया था। समस्या ये थी कि काया तो चली गई थी, लेकिन उसकी दी हुई चोट का मरहम लगने की बजाय रति देवी ने उस चोट का बदला रिंकी से लेना शुरू कर दिया था। उन्हें लगता था कि अगर बड़ी बहू, जिसे उन्होंने पलकों पर बिठाया था, धोखा दे सकती है, तो ये कल की आई रिंकी क्या चीज़ है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ये कहावत रिंकी के जीवन का अभिशाप बन गई थी। शाम को अंकुर घर आया। रिंकी ने उसे चाय दी और पास बैठकर बोली, अंकुर, अगले हफ्ते मेरी ममेरी बहन की शादी है, मुझे जाने के लिए कुछ अच्छे गहने चाहिए थे। माँ जी के पास लॉकर में मेरा सेट रखा है जो पापा ने शादी में दिया था, क्या आप उनसे कहेंगे कि मुझे दे दें? अंकुर ने कप मेज पे रखा और बेबसी से पत्नी को देखा। रिंकी, तुम तो माँ का स्वभाव जानती हो ना। काया भाभी की कांड के बाद वो लॉकर की चाबी को हाथ भी नहीं लगाने देती। मैं कहूँगा तो घर में कलेश होगा। तुम अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लो। रिंकी की आंखों में आंसू आ गए। अंकुर, वो मेरा अपना स्त्री धन है, मेरे पिता ने दिया है, मैं चोर नहीं हूँ, मैं काया भाभी नहीं हूँ। मुझे कब तक किसी और के किए की सजा मिलती रहेगी? अंकुर चुप रहा। वो माँ के डर और पत्नी के दर्द के बीच पिस रहा था। अगले दिन सुबह रति देवी पूजा कर रही थी। रिंकी ने हिम्मत करके कह ही दिया, माँ जी, मुझे शादी में जाना है, मेरा वो कुंदन वाला सेट चाहिए था। रति देवी की घंटी रुक गई। उन्होंने मुड़कर रिंकी को ऐसे देखा जैसे उसने उनकी किडनी मांग ली हो। गहने? शादी में जाने के लिए? और फिर क्या, वहाँ से आकर कहोगी कि भीड़ में गिर गया या चोरी हो गया? मुझे सब पता है ये चालें। काया भी यही कहकर मेरा रानी हार ले गई थी कि बहन की गोद भराई है। आज तक वो हार मुझे वापस नहीं आया। कोई ज़रूरत नहीं है असली गहने पहनने की, सादगी में रहो। लेकिन माँ जी, वो मेरा है। रिंकी ने प्रतिवाद किया, इस घर में जो आ गया वो इस घर का है और इसकी मालकिन मैं हूँ। रति देवी ने फैसला सुना दिया, जब तक मैं जिंदा हूँ एक तिनका भी वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। रिंकी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उसने तय कर लिया कि वो शादी में नहीं जाएगी। अपमान सहकर सजने से अच्छा है घर में रहना। 2 दिन बाद की बात है। अंकुर ऑफिस गया हुआ था। रिंकी छत पर कपड़े सुखा रही थी कि अचानक नीचे से जोरदार आवाज़ आई। वो दौड़कर नीचे आई तो देखा रति देवी बाथरूम के दरवाजे पर गिरी पड़ी थी। उनके सीने में तेज दर्द हो रहा था और वो पसीने से तरबतर थी। माँ जी! रिंकी घबरा गई। उसने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया और अंकुर को खबर कर दी। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है और तुरंत एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी। स्थिति बहुत गंभीर थी। अंकुर शहर से बाहर टूर पर गया था और उसे आने में कम से कम 5 घंटे लगने वाले थे। अस्पताल के रिसेप्शन पर कैशियर ने कहा, मैडम, आपको तुरंत 50,000 रुपये जमा कराने होंगे ताकि हम प्रक्रिया शुरू कर सकें। रिंकी के पास पर्स में मुश्किल से 2,000 रुपये थे। अंकुर का फ़ोन भी नहीं लग रहा था।
उसने रति देवी के पर्स को टटोला, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं था। तभी उसकी नज़र रति देवी की कमर पर गई, जहाँ बेहोशी में भी उनका हाथ चाबियों के गुच्छे को जकड़े हुए था। रिंकी ने कांपते हाथों से वो गुच्छा निकाला। ये वही चाबियां थीं जिनके लिए उसे रोज ताने मिलते थे। आज ये चाबियां उसकी सास की जान बचा सकती थी। उसने अंकुर के एक दोस्त को फ़ोन किया और गाड़ी मंगवाई। वो तुरंत घर की ओर भागी। घर पहुंचकर उसने सीधे रति देवी के कमरे का रुख किया। पहली बार उसने वो भारी गोदरेज की अलमारी खोली थी। अंदर लॉकर था। चाबी लगाई, लॉकर खोल गया। अंदर नोटों की गड्डियाँ और गहनों के डिब्बे रखे थे। रिंकी ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने ज़रूरी पैसे निकाले और तभी उसकी नज़र एक लाल मखमली डिब्बे पर पड़ी। ये वही कुंदन का सेट था जो उसने मांगा था, और उसके पास ही काया भाभी के ले जाए हुए गहनों के खाली डिब्बे भी पड़े हुए थे, जो रति देवी ने शायद अपनी बदनसीबी की याद के तौर पर रख रखे थे। रिंकी ने पैसे लिए और लॉकर बंद कर दिया और वापस अस्पताल की ओर भागी। पैसे जमा हुए, ऑपरेशन शुरू हुआ। 3 घंटे के बाद डॉक्टर ने कहा कि खतरा अब टल गया है, आप उनसे मिल सकती हैं। रति देवी को होश आ गया था। अंकुर भी तब तक पहुंच चुका था। रति देवी ने अपनी कमर पर हाथ फेरा। चाबियां गायब थीं। उनका चेहरा पीला पड़ गया। मशीनें बीप करने लगी। मेरी मेरी चाबियां, वो बुदबुदाई। रिंकी आगे बढ़ी। उसने अपनी मुट्ठी खोली। चाबियों का गुच्छा उसकी हथेली पर था। ये रही माँ जी, रिंकी ने कहा और गुच्छा उनके तकिए के पास रख दिया। रति देवी ने झपट कर गुच्छा पकड़ लिया। उनकी आंखों में राहत थी, लेकिन साथ ही एक संदेह भी। उन्होंने रिंकी को घूर कर देखा। तुमने तुमने अलमारी खोली थी? हाँ माँ जी, रिंकी ने सच बोल दिया। अस्पताल में पैसे जमा करने थे। अंकुर जी भी यहाँ नहीं थे। मुझे घर जाकर पैसे लाने पड़े। रति देवी की आंखों में एक अजीब सा डर तैर गया। उन्होंने सोचा, अब तो लॉकर खुल गया, इसने ज़रूर हाथ साफ कर दिया होगा। मौका था। मैं थी नहीं, चाबी हाथ में थी। काया ने भी यही किया था। वो कुछ नहीं बोली, बस आंखें बंद कर ली, लेकिन मन ही मन उन्होंने ठान लिया कि घर जाते ही सबसे पहले लॉकर चेक करेंगी। उन्हें यकीन था कि रिंकी ने पैसे के साथ साथ गहने भी निकाल लिए होंगे। 2 दिन बाद रति देवी को छुट्टी मिल गई। घर पहुंचते ही अपनी कमजोरी के बावजूद उन्होंने जिद की कि उन्हें उनके कमरे में ले जाया जाए। अंकुर ने उन्हें सहारा देकर उन्हें कमरे में पहुंचाया। रिंकी उनके लिए खिचड़ी बनाने रसोई में चली गई। जैसे अंकुर बाहर गया, रति देवी ने कांपते हाथों से अलमारी खोली। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने लॉकर खोला। उनकी नज़र सबसे पहले नोटों की गड्डियों पर गई। उनमें से कुछ पैसे कम थे जो अस्पताल में दिए गए थे, और बाकी पैसे सलीके से रखे हुए थे। साथ ही अस्पताल की रसीद भी रखी थी ताकि हिसाब रहे। फिर उनकी नज़र गहनों के डिब्बों पर गई। उन्होंने एक एक करके डिब्बा खोल कर देखा। उनका भारी रानी हार, कड़े और वो कुंदन का सेट, सब कुछ वहीं पर था। एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हुआ था। रति देवी लॉकर के सामने शून्य खड़ी रह गई। रिंकी के पास पूरा मौका था। घर खाली था, चाबी उसके पास थी, और सबसे बड़ी बात, उसके पास कारण भी था। रति देवी ने उसे इतना प्रताड़ित किया था कि अगर वो चाहती तो बदला लेने के लिए या अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए कुछ भी ले जा सकती थी। काया ने तो बिना किसी कारण के सब कुछ लूट लिया था, जबकि रिंकी के पास तो वजह थी। लेकिन रिंकी ने सिर्फ सास की जान बचाने के लिए पैसे लिए और बाकी सब कुछ जस का तस रख दिया। रति देवी की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी छोटी सोच पर घिन आने लगी थी। उन्होंने एक मासूम लड़की को, जो उनकी सेवा करती रही, उसे सिर्फ इसलिए चोर समझा उन्होंने क्योंकि किसी और ने उन्हें धोखा दिया था। कि तभी रिंकी खिचड़ी की थाली लेकर कमरे में आ गई। माँ जी, आप अलमारी के पास क्यों खड़ी हैं? डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, रिंकी ने चिंता से कहा। रति देवी ने मुड़कर रिंकी को देखा। उनकी आंखों में अब वो शक्ति नहीं थी, बल्कि एक नमी थी। रिंकी, रति देवी का गला भर आया। तूने तूने कुछ लिया क्यों नहीं? रिंकी चौंक गई। उसने थाली मेज पर रख दी। क्या मतलब माँ जी? तेरे पास चाबी थी ना, और मैं अस्पताल में थी। तू चाहती तो काया की तरह सब कुछ ले सकती थी। मैंने तेरे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तूने ईमानदारी दिखाई। क्यों? रिंकी मुस्कुराई, एक दुख भरी लेकिन स्वाभिमानी मुस्कान। माँ जी, काया भाभी और मुझ में एक फ़र्क है। वो इस घर में व्यापार करने आई थी और मैं संसार बसाने आई हूँ। और रही बात गहनों की, तो मैंने आपसे गहने मांगे थे, आपका विश्वास मांगा था। चोरी नहीं करनी थी मुझे। मेरे संस्कार मुझे अपनों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने नहीं सिखाते।
आप मेरी माँ समान हैं और माँ की जान से कीमती कोई हीरा नहीं होता। रति देवी के हाथ से चाबियों का गुच्छा छूटकर जमीन पर गिर गया। वो गुच्छा जो उनकी सत्ता और अविश्वास का प्रतीक था। वो आगे बढ़ी और उसे देखकर उसे गले लगा लिया। मुझे माफ़ कर दे बहू, मैं अंधी हो गई थी। मैंने एक सांप के डर से रस्सी को भी जलाना चाहा। मैं भूल गई थी कि हर बहू काया नहीं होती। तूने आज न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मेरे मरे हुए विश्वास को भी जिंदा कर दिया है। रिंकी ने सास के आंसू पोंछे। शांत हो जाइए माँ जी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रति देवी ने अपने पल्लू से आंसू पोंछे। वो मुड़ी और लॉकर से वो लाल मखमली डिब्बा कुंदन का वो सेट निकाला। फिर उन्होंने अपने गले से सोने की वो भारी चेन भी उतारी जो वो कभी नहीं उतारती थी। उन्होंने रिंकी का हाथ अपने हाथ में लिया और दोनों चीज़ें उसकी हथेली पर रख दी। ये कुंदन का सेट तेरा है, तेरे पिता की निशानी, और ये चेन ये मेरा आशीर्वाद है। और सुन, रति देवी ने जमीन पर गिरा चाबियों का गुच्छा उठाया और रिंकी के पल्लू के छोर में उसे बांध दिया। माँ जी, ये क्या कर रही हैं? रिंकी हड़बड़ा गई। आज से ये गुच्छा तेरी कमर पर रहेगा, रति देवी ने दृढ़ता से कहा। अब मैं थक गई हूँ पहरेदारी करते करते, और जिस घर में ऐसी ईमानदारी और संस्कारी बहू हो वहाँ सास को पहरेदार बनने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आज से तू इस घर की मालकिन है। राशन हो या गहने, अब सब कुछ तेरे भरोसे। अंकुर दरवाजे पर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में सुकून था। उस दिन घर के दरवाजे पर लगा ताला तो वही था, लेकिन घर के अंदर रिश्तों पर लगा अविश्वास का ताला हमेशा के लिए खुल गया था। बड़ी बहू की जातियों की सज़ा जो छोटी बहू भुगत रही थी, वो सज़ा आज एक पुरस्कार में बदल गई थी, और वो पुरस्कार था अटूट विश्वास। रति देवी ने उस रात चैन की नींद सोई, बिना चाबियों के गुच्छे के, क्योंकि अब उनकी तिजोरी से ज़्यादा सुरक्षित उनके रिश्ते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और अच्छी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।